की यादें ब्रिटिश सरकार के दिलो दिमाग में अभी भी ताजा थी। उस समय भारतवासियों ने अपने साहस और वीरता की अंग्रेजों पर गहरी छाप छोड़ी थी, इसीलिए अब अंग्रेज और भी सतर्क हो गए थे। ईयर 1906 में सावरकर जी ने 50 साल पहले हुई 1857 की क्रांति के बारे में गहराई से जानना चाहा और महत्वपूर्ण तथ्यों और तर्कों की मदद से उन्होंने 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ की रचना कर डाली थी। इस पुस्तक को पहले मराठी में लिखा गया था। इस पुस्तक ने उस समय में युवा क्रांतिकारियों के लिए गीता का काम किया और इस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त भी करना चाहा। इस ग्रंथ में सावरकर जी ने 1857 की क्रांति के तथ्यों को पेश किया, जिससे हमारे युवा क्रांतिकारियों का बहुत मनोबल बढ़ा और उन्हें मालूम चला कि 1857 के उस स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने बेकार में ही लूट और बगावत का नाम देकर भारतीयों को बदनाम किया। अंग्रेजों ने उस समय बहुत कोशिश की कि वे इस ग्रंथ को जब्त कर लें, लेकिन बहुत सावधानी से इसकी हस्तलिपि को भारत भेज दिया गया। लेकिन भारत में उस समय अंग्रेजों के गुप्तचर हर जगह तैनात थे, इसीलिए इस ग्रंथ को वहां भी प्रकाशित ना किया जा सका और फिर से इसकी हस्तलिपि को सावरकर जी के पास वापस भेज दिया गया। उन्होंने फिर उसे मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसे हॉलैंड से प्रकाशित कराया। दोस्तों, अंग्रेजों ने इसे प्रकाशन से पूर्व ही जब्त करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन किसी तरह सावरकर जी ने इस पुस्तक की कॉपीज को कई देशों में भेज दिया था। ये ग्रंथ खूब प्रसिद्ध हुआ और इसी ग्रंथ के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर जी से बहुत प्रभावित हुए और उनसे मिले। सुभाष चंद्र बोस जी ने सावरकर जी का मार्गदर्शन किया ताकि वे विदेशों में जाकर क्रांतिकारी आंदोलन कर सकें। इन हालातों में सावरकर जी अंग्रेजों की नजर में खटकने लग गए थे। दोस्तों, जिस समय अंग्रेजों के सामने मुंह खोलना भी पाप था, उस समय हमारे सावरकर जी उन्हीं की भूमि पर उनका विरोध अपने भाषणों से कर रहे थे। लेकिन सावरकर जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने तो वैसे भी अपने आप को अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता चाहिए थी। सावरकर जी की योग्यता देखकर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का सारा जिम्मा सावरकर जी को दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कई देशों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। उन्हीं दिनों जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मैडम बीकाजी कामा ने सावरकर जी द्वारा निर्माण किया गया 8 कमलों और वंदे मातरम मंत्र लिखे भारत का स्वतंत्र झंडा फहरा दिया था, जो एक तरह से अंग्रेजों को चुनौती देने के समान था। दोस्तों, सावरकर जी के जहन में हर वक्त एक ही ख्याल आता था कि भारत में सशस्त्र क्रांति कैसे हो, यानी ऐसी लड़ाई जिसमें भारतीय हथियारों और शस्त्रों का इस्तेमाल करें, अंग्रेजों का डट कर सामना करें, क्योंकि वे जान गए थे कि अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने से कोई हल नहीं निकलने वाला। वे मानते थे कि दुष्ट को दुष्टता की भाषा ही समझ में आती है। इसी कारण वे सशस्त्र क्रांति को ही सर्वश्रेष्ठ उपाय मानते थे। इस सशस्त्र क्रांति के लिए सावरकर जी ने काफी सोच समझकर इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उसके लिए उन्होंने अपने 2 साथियों को रूस भेजकर बम बनाने का प्रशिक्षण दिलाया और फिर उन्हीं साथियों को उन्होंने भारत भेज दिया ताकि उनकी योजना वहां सफल हो जाए। इसके साथ साथ वे ब्रिटिश गुप्तचरों से बचते बचाते विदेशों से भारत के लिए पिस्तौल व रिवॉल्वर भी भेजते थे। दोस्तों, सावरकर जी देशभक्त तो थे ही, साथ ही साथ उन्हें अपने महान भारत की संस्कृति और उसके इतिहास का असीम ज्ञान और उससे बहुत प्यार था, इसीलिए वे देशभक्त थे। सावरकर जी राम और रामायण को भारत की आत्मा मानते थे। अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो राम और रामायण प्राचीन काल से ही वैदिक संस्कृति के मूल्यों के प्रतीक बनकर भारतवासियों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। एक बार सावरकर जी ने इंग्लैंड में आयोजित श्री राम जन्मोत्सव पर भाषण देते हुए कहा था कि अगर वह भारत के डिक्टेटर होते तो वह सबसे पहले
रामायण को जब्त करने का आदेश जारी करते, क्योंकि जब तक यह ग्रंथ भारतवासियों के हाथ में रहेगा तब तक ना तो भारतीय किसी सम्राट के सामने सिर झुका सकते हैं और ना ही भारतीयों का वजूद मिट सकता है। दोस्तों, सावरकर जी का रामायण के प्रति और उनका ये चिंतन साफ दर्शाता है कि वे भारतीय संस्कृति के लिए कितने समर्पित थे। सावरकर जी बहुत बुद्धिमान थे और अपने भाषणों के माध्यम से वे सही समय पर एकदम सटीक संदेश लोगों के समक्ष रख देते थे। जैसे उन्होंने अपने भाषण में महापुरुष राम को याद भी किया, तो उस लोकतंत्र और तानाशाही शासन व्यवस्था के संदर्भ में याद किया। लोकतंत्र यानी शासन का ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। वे बड़ी चतुराई से लोगों को ये बता गए कि लोकतंत्र का समर्थन करने वाला भारत देश है, क्योंकि इस देश में राम और रामायण है, और जबकि तानाशाही का समर्थन करने वाले ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि उनके पास राम और रामायण नहीं है। सावरकर जी अपने लेखन के साथ साथ अपने भाषणों की विशिष्टता के लिए भी बहुत माने जाते थे। दोस्तों, फ्री इंडिया सोसाइटी के एक और महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी, जो सावरकर जी की तरह ही सशस्त्र क्रांति के दीवाने बन चुके थे, वे भी भारत के दूसरे क्रांतिकारियों की भांति विदेशी सत्ता को खत्म कर देना चाहते थे। इस बात का प्रमाण मदन लाल ढींगरा ने जुलाई 1909 में दे दिया था, जब उन्होंने लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में सर कर्जन वाइली, जो एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, उनको अपनी गोली का निशाना बनाकर खत्म कर दिया था। एक अलग ही किस्म का खून बहता था देश के इन महान क्रांतिकारियों की रगों में। ना आंखों में डर और बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए इन्होंने ठान ली थी कि बस आजादी की इस जंग में भारत को जीतना ही है। इस हादसे के बाद मदन लाल ढींगरा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर कुछ अंग्रेज भक्त भारतीयों ने सर आगा खान के मार्गदर्शन में एक शोक सभा का आयोजन किया। इस सभा में आगा खान ने कहा कि यहाँ बैठे सभी लोगों का ये मानना है कि मदन लाल ढींगरा द्वारा किया गया ये कार्य बहुत ही हिंसक और निंदनीय है। इस सभा में सावरकर जी भी उपस्थित थे और इस बात से वे भड़क कर खड़े हो गए और बोले कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और इस बात का विरोध करता हूं। इस पर एक अंग्रेज अधिकारी को उन पर बहुत गुस्सा आया और उसने सावरकर जी को मारा, जिससे उनकी आंख पर चोट आई और उससे खून बहने लग गया। ये सब देखकर सावरकर जी के एक देशभक्त साथी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी लाठी से उस अंग्रेजी अधिकारी का सिर फोड़ दिया। इस हंगामे की वजह से वो सभा बीच में ही रुक गई। सावरकर जी को ये मालूम था कि जब वे इस बात का विरोध करेंगे तो उस सभा में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ उनका मानना था कि अगर आज उन्होंने विरोध नहीं किया तो उनकी मातृभूमि उनसे रुष्ट हो जाएगी। अपनी निडरता और हिम्मत से वे उस शोक सभा को रोक पाए थे। उन्होंने मदन लाल ढींगरा का बचाव करते हुए एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि अपराधी को हिंदुस्तानी लोगों द्वारा दोषी मान लेना और उसका अवरोध करना एक तरह से अदालत की तौहीन है। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक कई गोरे सिपाहियों ने हिंदुस्तानियों की हत्या की है। क्या कभी ऐसे मौके पर अदालत के फैसले से पहले कभी कोई शोक सभा रखी गई है? ये लेख साफ दर्शाता था कि जहां सावरकर जी ने मदन लाल ढींगरा का बचाव किया था, वहीं वाइली की हत्या पर होने वाले शोक सभा के अवसर पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। इस घटना के बाद कई समाचार पत्रों का विरोध शांत हो गया और कई लोगों ने सावरकर जी का साथ दिया। दोस्तों, जब मदन लाल ढींगरा को अदालत में वाइली की हत्या के जुर्म में पेश किया गया, तब इस साहसी शूरवीर ने अदालत के सामने अपनी बात रखी और कहा कि वे मानते हैं कि उन्होंने उस अंग्रेज को मारा क्योंकि ये लोग हम हिंदुस्तानियों से पशुओं से भी बदतर व्यवहार करते हैं और देशभक्तों को फांसी की सजा सुना देते हैं और काला पानी भेज देते हैं, और मैं इस बात का बदला लेना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वे मातृभूमि के लिए उसका ऋण चुकाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मदन लाल ढींगरा जी ने अंग्रेजों के सामने अदालत में संदेश दे दिया था कि वे किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि को
बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे। 17 अगस्त 1909 के दिन मदनलाल ढींगरा जी को फांसी पर लटका दिया गया। क्या आपको मालूम है दोस्तों, मैडम बीकाजी कामा ने वंदे मातरम के पहले अंक में मदनलाल ढींगरा जी के बारे में लिखा कि आने वाले समय में जब भारत में ब्रिटिश राज खत्म हो चुका होगा, तब भारत के मुख्य मुख्य नगरों के चौराहों पर शहीद ढींगरा जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाएंगी और आने वाले समय की पीढ़ियां उनके द्वारा दिए गए अतुलनीय बलिदान को सदा याद रखेंगी। दोस्तों, सावरकर जी एक बहुत ही प्रतिभावान कवि, लेखक और क्रांतिकारी थे, जिनसे अब अंग्रेज भी डरने लगे थे। अंग्रेजों ने उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए और उन्हें आने वाले समय में किस तरह की यातनाएं दी, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस रोमांचक सफर पर।